नमस्कार डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स अकेडमी 99। और थोड़ा विलंब के साथ है, लेकिन आज हमारी ये 7वीं क्लास है। मैं बार बार आपसे क्षमा याचना करता हूँ कि समय का भारी क्रंच है, तो इसलिए मैं रेगुलर क्लास नहीं ले पाता हूँ। तो आज हमारा ये मॉक टेस्ट है। एक्चुअली ये मात्र 10 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट है। उसका कारण ये है कि मैंने आपकी क्वेरीज ली हैं, जिसमें कुछ वीडियो बड़ा हो गया है। तो 5 आपकी क्वेरीज ली हैं, वो क्वेरीज जो आपने मुझे मैसेज बॉक्स में दी थी मेरे वीडियोस पर। और जो रीजनिंग का जो पेपर लिया है वो मेंस का लिया है, IBPS क्लर्क एग्जाम के मेंस पार्ट का मैंने लिया है। तो थोड़े टफ हैं, तो उसको समझाने में ज़्यादा समय लगा है। तो 10 क्वेश्चंस करते हैं और आपकी जो क्वेरीज थी उनका जवाब देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं संजय मोहन भटनागर, और चलिए शुरू करते हैं अपनी बात। तो मैंने आज कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। तो इस क्वेश्चन के आंसर लेने से पहले एक चीज और क्लियर कर दूं कि जिस तरह से आपने प्रश्नों को पूछा है स्टूडेंट्स ने, मोर और लेस वही भाषा मैंने ले ली है। और दूसरा, मैंने सारे क्वेश्चंस को क्लब कर दिया है। तो मेरे ख्याल से क्लब करने के बाद 8-10 क्वेश्चंस बनते हैं, जिसमें 5 हम आज ले रहे हैं। ओके, इनको वन बाय वन देख लेते हैं। परीक्षा कब तक होने की संभावना है? पेपर IBPS क्लर्क लेवल होगा या मेंस लेवल? मेरे ख्याल से जो पूछने वाले विद्यार्थी हैं वो जानना चाह रहे हैं कि IBPS का क्लर्क प्रीलिम्स लेवल होगा या मेंस लेवल होगा। तो परीक्षा कब तक होने की संभावना है? तो ये मैंने पिछले वीडियो में भी किसी में बताया है कि परीक्षा 15-20 फरवरी के बाद होने की संभावना है। ओके, और चूंकि पेपर एक ही होगा, मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि अब इस बार प्रीलिम्स और मेंस अलग अलग नहीं होंगे, 2 पेपर नहीं होंगे, एक ही पेपर होगा। तो एस सच ये स्पेसिफाई तो नहीं है जो विज्ञापन निकला है, लेकिन फिर भी मेरे को ऐसा प्रतीत होता है कि पेपर कुछ थोड़ा सा हो सकता है टफ हो, मतलब मेंस लेवल का हो। मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि एक ही पेपर होगा इसलिए। लेकिन ये लगता है, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है। तो मेरा मानना यह है कि तैयारी हमेशा बेहतर और बेहतर तरीके से की जानी चाहिए। मेरे एक पिछले रीजनिंग के और गणित के वीडियो पर कुछ स्टूडेंट्स ने कहा है कि ये जो लेवल है ये बहुत हल्का है। तो मैंने प्रीलिम्स के पेपर उठाए थे, लेकिन अब मैं जो आपको क्वेश्चंस कराने जाऊंगा, या आज भी जो मैं क्वेश्चंस लूंगा आज रीजनिंग में, वो निश्चित रूप से टफ हैं, मेंस लेवल के हैं। और गणित के जो क्वेश्चंस होंगे वो भी मैं अब मेंस लेवल के ही लूंगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैंने डिप्लोमा इन कोऑपरेटिव मैनेजमेंट किया हुआ है, क्या मुझे इसका बेनिफिट मिलेगा? तो आपको इसका एज सच परीक्षा में या सिलेक्शन में तो कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। डिप्लोमा इन कोऑपरेटिव मैनेजमेंट का सिलेक्शन में, चाहे वो सोसाइटी मैनेजर हो या पोस्ट हो बैंकिंग सहायक की, उसमें एज सच सिलेक्शन में इसका कोई बेनिफिट नहीं है। लेकिन आगे जब आप काम करेंगे सिस्टम में, सिलेक्शन के पश्चात जब आप काम करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको जो आपने ज्ञान अर्जित किया है इस डिप्लोमा को करने में, उससे आपको अपने काम करने में ज़रूर मदद मिलेगी। नेक्स्ट है कि अगर ठीक से किसी सिटी में ही सोसाइटी मैनेजर की पोस्ट लेना हो तो ले सकते हैं, यदि ये मुख्य परीक्षा में अच्छा स्कोर करें। मेरे ख्याल से जो पूछने वाले विद्यार्थी हैं वो ये जानना चाह रहे हैं कि क्या हम परीक्षा में अच्छा स्कोर करें तो कोई अच्छा बैंक ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। इसमें 2 चीज़ों पे ये डिपेंड करेगा, और वो मैं बता देता हूँ। एक तो इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन गलत है। सोसाइटी मैनेजर की जो पोस्ट है वो सिटी में सच नहीं है, शहर में नहीं है, वो पैक्स हेडक्वार्टर पर है। और ऑब्वियसली पैक्स हेडक्वार्टर्स जो हैं ज़्यादातर सब गांव में है, मतलब रूरल एरिया में है। लेकिन अगर आपने इंदौर की बात की, तो इंदौर सिटी की आप बात नहीं कर सकते, आप इंदौर कोऑपरेटिव बैंक की आप ज़रूर बात करेंगे, है ना। IPC की बात आप ज़रूर करेंगे, IPC इंदौर की बात करेंगे। तो IPC इंदौर में जितनी सोसाइटीज़ हैं उसमें ऑब्वियसली पोस्टिंग हो सकती है, लेकिन जो इंदौर बैंक के मिलने की जहां तक बात है वो निश्चित रूप से मेरिट कम प्रीफरेंसेस पर आधारित है। ओके, और जो दूसरी चीज जिस पर यह आधारित है, निश्चित रूप से डिपेंड्स अपॉन द वैकेंसीज इन द रिजर्व्ड एंड अनरिजर्व्ड कैटेगरीज। तो आपको ध्यान होगा कि मैंने पिछले वीडियो में, सबसे पहले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि कुछ बैंक्स ऐसे हैं जहां पर सिर्फ बैकलॉग की वैकेंसीज हैं। तो आप चाहें तो एक बार उस पहले वीडियो को ज़रूर देख लें, तो उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कौन से बैंक में किस किस कैटेगरी की वैकेंसीज हैं। ओके, तो आपकी सुविधा के लिए वो 2 स्लाइड्स में यहीं डाल देता हूं। तो अगर आप ये वाली स्लाइड देखें तो ये बैंकिंग असिस्टेंट की वैकेंसीज हैं। अगर हम ये पहली शीट देखें तो इसमें 17 बैंक ऐसे हैं जिसमें, बैंकिंग असिस्टेंट की बात कर रहा हूँ, इसमें ओपन और संविदा में कोई भी वैकेंसी नहीं है। और सारी वैकेंसीज बालाघाट, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, सिवनी, खरगोन, धार, झाबुआ, खंडवा, बैतूल, रायसेन, राजगढ़, विदिशा, होशंगाबाद, रीवा, शहडोल, पन्ना, उज्जैन,
इन 17 बैंकों में सिर्फ और सिर्फ बैकलॉग की वैकेंसीज है और बाकी 18 बैंकों में बैकलॉग, ओपन और संविदा तीनों प्रकार की वैकेंसीज हैं। ओके, और अगर हम बात करें सोसाइटी मैनेजर्स की, तो सोसाइटी मैनेजर्स में झाबुआ में कोई वैकेंसी नहीं है, ना तो बैकलॉग में और ना ही ओपन में। और इसी तरह से अगर हम बालाघाट की बात करें तो बालाघाट में ओपन में कोई वैकेंसी नहीं है, रतलाम में ओपन में कोई वैकेंसी नहीं है। लेकिन इसके अलावा बाकी सारी बैंकों में ओपन कैटेगरी में वैकेंसीज हैं। और अगर हम बैकलॉग की बात करें तो अनेक बैंकों में बैकलॉग की वैकेंसीज, सोसाइटी मैनेजर की मैं बात कर रहा हूँ, तो सोसाइटी मैनेजर्स की वैकेंसी बैकलॉग में अनेक बैंकों में नहीं है। ये भी ध्यान रखिए कि बैकलॉग के अलावा ये जो मैं ओपन और संविदा बोल रहा हूँ, दैट इंक्लूड्स ऑल रिजर्वेशन, किस तरह से वो आपको विज्ञापन में दिया हुआ है, लेकिन मैं फिर भी दिखा देता हूँ स्लाइड्स पर। तो 223 जो मैं ओपन में बता रहा हूँ, बेसिकली ये इसमें अनरिजर्व, SC, ST, OBC और EWS सब शामिल है इसमें। इट इज 223। तो ये हमारे पास 223 का बाइफर्केशन है, अनरिजर्व, SC, ST, OBC और EWS में। ओके, इसी तरह से ये संविदा के जो 53 पद हैं, इसमें रिजर्वेशन का स्टेटस, अच्छा ये भी आपको क्लियर है कि संविदा के जो पद हैं ये 18 बैंकों में हैं, और ये जो ओपन जिसको मैंने लिखा है, जिसमें सभी तरह का रिजर्वेशन कैटेगरीज शामिल हैं, तो ये 223 पद हैं। तो 223 तो आपने ये देख लिया, 18 बैंकों में है। और इसी तरह से हम अगर 53 संविदा वाले बैंकिंग असिस्टेंट की अगर हम बात करें, तो उनके लिए रिजर्वेशन स्टेटस 18 बैंकों की बात हो रही है ऑब्वियसली, वो ये है, ये। तो 18 बैंकों में बैंकिंग असिस्टेंट का रिजर्वेशन का स्टेटस ये है आपके सामने, और 18 बैंकों में ही क्लर्क या कंप्यूटर ऑपरेटर का जो रिजर्वेशन स्टेटस रहेगा रिक्रूटमेंट में, वो आपके सामने ये है। ओके, और अब अगर हम बात करें सोसाइटी मैनेजर की, तो सोसाइटी मैनेजर में 11689 जिसको मैंने ओपन कहा है, दैट इंक्लूड्स ऑल रिजर्वेशन, इस तरह से अनरिजर्व्ड है इसमें, SC, ST, OBC और EWS। और ऑब्वियसली इसमें 35 बैंक शामिल हैं, तो 35 बैंकों में ये हमारे सामने 1189। ओके, सिंपल। और ये हमारा रिजर्वेशन स्टेटस इस रिक्रूटमेंट के अगेंस्ट। मेरे ख्याल से पॉइंट क्लियर हो गया होगा इस संबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये सोसाइटी मैनेजर की नौकरी में कुछ बॉन्ड साइन करना होता है क्या? सोसाइटी मैनेजर की जो वैकेंसीज हैं पहली बार निकली हैं IBPS के माध्यम से, लेकिन 2017 में जब बैंकिंग सहायक की वैकेंसीज निकली थी तो उनसे 50,000 रुपये का एक बॉन्ड भरवाया गया था। बॉन्ड क्या था? बेसिकली एक जॉइंट अकाउंट में पैसा रखवाया गया था, कैंडिडेट के और बैंक के जॉइंट अकाउंट में पैसा रखवाया गया था 1 साल के लिए। तो बट दैट डिपेंड्स फ्रॉम बैंक टू बैंक। ओके, इसके पश्चात ग्रेड पे की बात, मैं 2400 गलत लिख गया था निश्चित रूप से, सो ग्रेड पे इज 1900। और इसके कुछ जवाब मैंने लिखित में भी दिए हैं जो मैंने उठाए हैं विज्ञापन से। तो परीक्षा कब तक होने की संभावना, मैं बोल ही चुका हूँ। पेपर IBPS क्लर्क लेवल होगा या मेंस, तो मेरा आपसे अपेक्षा ये है कि आप मेंस की तैयारी करें। लेकिन ये शब्द जो हैं आपके जो विज्ञापन निकला है उसका है कि नो सिलेबस इज इशूड फॉर द एग्जामिनेशन, कोई सिलेबस एज सच सेपरेटली इशू नहीं किया गया, और जो 5 सब्जेक्ट हैं उन्हीं पर एग्जाम होगा। ओके, इसका उत्तर मैंने दे दिया है, लेकिन जो मैंने बता भी दिया है कि जो सिलेक्शन होगा वो निश्चित रूप से मेरिट कम प्रीफरेंस के आधार पर होगा। यहाँ ये लाइन मैंने सिर्फ ये लिखी है कि अगर रिटन एग्जाम में 2 बच्चों के सेम मार्क्स आते हैं तो प्रीफरेंस उस बच्चे को मिलेगी जिसने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है कॉमर्स में। ओके, और अगर ये दोनों मार्क्स भी बराबर हो जाते हैं, ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट के मार्क्स भी बराबर हो जाते हैं, तो प्रीफरेंस उस बच्चे को मिलेगी जिसकी एज में सीनियरिटी होगी। सिंपल। नेक्स्ट, ये मैंने आपको समझा ही दिया कि 35 जिला बैंकों की के लिए रिक्रूटमेंट निकला हुआ है, और प्रीफरेंस आपको जब आप फॉर्म भर रहे थे तभी आपने प्रीफरेंसेस देनी थी। और जो सक्सेसफुल कैंडिडेट हैं, सफल कैंडिडेट को सिलेक्शन होगा ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट एंड प्रीफरेंसेस एंड वैकेंसीज। तीनों चीज़ें मैंने आपको समझाई थी अभी जब मैं पीछे बोल रहा था। मेरिट, प्रीफरेंस एंड वैकेंसीज ऑब्वियसली उस जिले में उस जिले के जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में यदि हम किसी स्पेसिफिक कैटेगरी की बात करें तो उस कैटेगरी में वैकेंसी है या नहीं है, इस पर निश्चित रूप से निर्भर करेगा। तो 3 चीज़ों पर निर्भर करेगा आपका सिलेक्शन: मेरिट, प्रीफरेंस एंड वैकेंसीज। ओके,
अच्छा, बॉन्ड का मैंने आपको बता ही दिया, मे बी मैंने अभी आपको बोला डिपेंड्स अपॉन फ्रॉम, आई मीन डिपेंड्स अपॉन बैंक टू बैंक, और इसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, तो उसको गैदर करने के पश्चात इसमें और क्लैरिटी आपको देंगे। लेकिन ये मैंने बता दिया, क्योंकि एग्जाम पहली बार हो रहा है सोसाइटी मैनेजर का। आपने सोसाइटी मैनेजर के लिए पूछा है, लेकिन बैंकिंग सहायक के लिए, बैंकिंग असिस्टेंट के लिए मैं जस्ट रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात को, 2017 में जब सिलेक्शन हुआ था तो 50,000 का ज्वाइंट अकाउंट खुलवाया गया था बॉन्ड की शक्ल में, कैंडिडेट और बैंक के बीच में। ओके, ग्रेड पे 1900 है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक पॉइंट में आपको और बता दूं, पिछली बार मैंने कट ऑफ के बारे में बात की थी कि मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा, तो मुझे कट ऑफ मिला है। तो कट ऑफ मैं आपको बताने जा रहा हूँ पिछली बार का, यानी 2017 का। तो जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है 2017 का है, लेकिन बैंकिंग सहायक के लिए। तो इसमें अगर हम अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें, तो मैंने आपको पिछली बार मेल का 140 के आसपास बताया था, दिस इज 141.64, एंड फीमेल के लिए 139.25। अगर एससी की बात करें तो मेल के लिए अप्रॉक्सीमेटली इट वाज 123 एंड फीमेल वाज 114। अगर हम एसटी की बात करें, सो इट वाज अप्रॉक्सीमेटली 80 एंड हेयर आल्सो 80, फीमेल भी। और ओबीसी की अगर हम बात करें, सो इट वाज 140.89 एंड इट वाज ऑलमोस्ट 137। तो ये वाला पॉइंट भी मेरे ख्याल से कई स्टूडेंट्स को चाहिए था, लेकिन ये आप इसको ज़रूर ध्यान रखिए कि पिछली बार 2 पेपर थे, इस बार पेपर 1 है, और ये जो कट ऑफ है निश्चित रूप से बदलेगा, इसलिए इस पे आप कोई हैवीली डिपेंडेंट मत करिए अपने आप को। ओके, तो चलिए अब हम लेते हैं आज के क्वेश्चंस, और आपके कुछ क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चंस और रह गए हैं, तो उसको मैं लूंगा नेक्स्ट क्लास में। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि मुझे थोड़ा टाइम का क्रंच है, इसलिए वीडियो मिलने में आपको थोड़ा देरी होती है। सो इट इज़ माई वेरी हम्बल रिक्वेस्ट टू प्लीज़ बियर विद मी। कोशिश ये है कि आपको अच्छे से अच्छा मटेरियल मैं दे सकूं। तो अभी हम आज करेंगे रीजनिंग के 10 क्वेश्चंस करते हैं आज, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है। 10 इसलिए बोल रहा हूँ कि इसमें समय लग रहा है, वो थोड़ा बड़ा मतलब टफ क्वेश्चंस हैं। और इसके पश्चात हम नेक्स्ट लेंगे इंग्लिश। आज जो रीजनिंग के हम लोग जो क्वेश्चन ले रहे हैं, उसमें पहले 5 क्वेश्चंस कुछ फैक्ट्स पे आधारित हैं। ये निश्चित रूप से जो क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ ये टफ क्वेश्चन है। तो चलिए लेट अस स्टार्ट, शुरू करते हैं इसको। ओके, अब क्वेश्चंस लेते हैं। ये 1 से लेके 5 क्वेश्चंस के लिए ये डायरेक्शंस हैं। स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो 8 पर्सन्स सिट इन ए रो सच दैट सम ऑफ देम आर फेसिंग इन द नॉर्थ डायरेक्शन, सम आर फेसिंग इन द साउथ। तो 8 लोग हैं जो इस तरह से बैठते हैं एक रो में कि उसमें से कुछ उत्तर दिशा की ओर फेस किए हुए हैं और कुछ दक्षिण दिशा की ओर फेस किए हुए हैं। और ये भी है कि नो टू एडजेसेंट पर्सन्स आर सिटिंग अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज, यानी कि कोई भी 2 व्यक्ति इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज के मान से नहीं बैठ रहे हैं, अर्थात ए के साथ बी नहीं है, बी के साथ सी नहीं है, समथिंग लाइक दिस। ओके, अब हम आते हैं फैक्ट्स पर। तो सी सिट्स थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द रो। सी पंक्ति के किसी एक अंतिम छोर से तीसरे स्थान पर बैठता है। तो मैंने आपके सामने 2 पॉसिबिलिटी इसलिए रखी हैं, जो नीचे आप 2 लाइन देख रहे हैं ये और ये, कि एक बार हम सी को लेफ्ट छोर पर लेंगे और एक बार हम सी को राइट छोर पर लेंगे, और फिर देखते हैं कि हमारी जो बाकी कंडीशन दी हुई है वो किस तरह से इसमें फिट बैठती हैं। तो सी को पहले हम इधर देखते हैं। तो सी अगर यहाँ पर है, यहाँ पर क्यों है? क्योंकि सी पंक्ति के अंतिम छोर से तीसरे स्थान पर है, ये अंतिम छोर है। ए जो है वो सी से बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, तो इट इज नॉट पॉसिबल नाउ। बाएं से तीसरे स्थान पर, चूंकि अगर मैं सी को इस तरफ मुंह किए हुए सोचूं तो सी के बाएं हाथ से तीसरी पोजीशन पॉसिबल ही नहीं है। और अगर मैं सी को इस तरफ मुंह किए हुए सोचूं, साउथ की तरफ, मैंने इसीलिए बनाया साउथ की तरफ अगर मुंह किए हुए सोचता हूं, तो इसका जो लेफ्ट हैंड है वो इस तरफ होगा, और यहां पर आएगा हमारे पास ए सी के बाएं से तीसरे स्थान पर। तो 1 2 3, तो यहां पर हमारे पास ए आएगा। अब इसमें तीसरा पॉइंट है, ए और बी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो या तो बी यहां होगा या बी यहां होगा। अब अगर बी को मैं यहां सोचता हूं इस जगह, तो समस्या इस लाइन के कारण क्रिएट हो जाती है। ई के बाएं
उतने ही व्यक्ति बैठे हैं जितने H के बाएं बैठे हैं। बड़ी सिंपल सी चीज ये है कि E और H को हमने अपोजिट डायरेक्शन में सोचना होगा। तो E के बाएं अगर 3 व्यक्ति बैठे होंगे तो H के बाएं भी 3 व्यक्ति बैठे होंगे, तो कुल मिलाकर हमारे पास 8 व्यक्ति होंगे। तो मेरे ख्याल से द पॉइंट इज वेरी क्लियर। एक दूसरा सिनेरियो ये भी हो सकता है कि E के राइट हैंड में 4 व्यक्ति हों और H के भी राइट हैंड साइड में 4 व्यक्ति हों। ऑब्वियसली E और H की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होगी। इसका अर्थ ये है कि E और H को मैं चौथी या पांचवी और चौथी पोजीशन पर लूंगा, अर्थात E के बाएं और 3 व्यक्ति और H के बाएं और 3 व्यक्ति, या दूसरी कंडीशन में E के बाएं और 4 व्यक्ति और H के भी बाएं और 4 व्यक्ति। ये दो परम्यूटेशन हमारे सामने बनेंगे। मतलब B किसी भी तरीके से अगर हम लेफ्ट साइड से देखें तो चौथी पोजीशन पर नहीं आ सकेगा, नहीं प्लेस हो सकेगा। ओके, इसका मतलब ये है कि B जो B की जो पोजीशन होगी वो राइट एक्सट्रीम होगी, यानी कि सबसे दायां वाला कोना होगा। ओके, लेकिन H का मुख उत्तर दिशा की ओर है, तो H का मुंह यदि उत्तर दिशा की ओर है तो निश्चित रूप से सिर्फ ये कंडीशन बनती है, यहाँ पर H का मुंह उत्तर दिशा की ओर है और इसके लेफ्ट साइड में 1 2 3 4 व्यक्ति बैठे हैं, तो निश्चित रूप से ये हमारे सामने E है और E इज फेसिंग साउथवर्ड, और इसके लिए बायां हाथ इस तरफ होगा और इस तरफ भी इसके पास 1 2 3 4 व्यक्ति बैठे हैं लेफ्ट हैंड साइड में। तो आई थिंक दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर। अब C के निकटतम पड़ोसियों का मुख समान दिशा की ओर है, तो C के निकटतम पड़ोसी ये तो इसका मुंह भी इस तरफ होगा निश्चित रूप से। ओके, अंतिम छोर पर बैठे व्यक्तियों का मुख समान दिशा की ओर है। G F के बाईं ओर बैठा है। E का मुख A के विपरीत दिशा में है। E का मुख, तो ऑब्वियसली दिस इज A, दिस इज E, तो A का मुंह विपरीत दिशा में हो गया। और G का मुख उत्तर दिशा की ओर नहीं है, G का निकटतम पड़ोसियों से मुख विपरीत दिशा में है। तो निश्चित रूप से G यहाँ तो हो नहीं सकता क्योंकि G और C का यहाँ पर सेम डायरेक्शन हो जाएगी, जबकि इसको मना किया गया है यहाँ पर। तो इसका मतलब यह है कि G का मुख इधर है और B का मुख इधर है। G के निकटतम पड़ोसियों का मुख विपरीत दिशा में है, तो इसी केस में हो सकता है जब G साउथ फेसिंग हो और A और B नॉर्थ फेसिंग हो। ओके, अब इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि अंतिम छोर पर बैठे व्यक्तियों का मुख समान दिशा की ओर है, तो B अगर इधर है तो ऑब्वियसली यहां पर जो भी व्यक्ति बैठेगा उसका जो मुख है वो नॉर्थ फेसिंग होगा। ओके, अब G F के बाईं ओर बैठा है, तो अगर ये F है तो निश्चित रूप से G, चूंकि ये फेसिंग साउथ है तो इसका लेफ्ट हैंड साइड इधर हुई, तो G F के बाईं ओर है, तो इसमें भी कोई गलती नहीं है। और G का मुख उत्तर दिशा की ओर नहीं है, तो बिल्कुल ठीक है, G का मुंह उत्तर दिशा की ओर नहीं है। अब हमको ये एंड पॉइंट पर कौन बैठा है ये देखना है। तो कौन बचा हमारे पास, A B C D नहीं दिख रहा है, सो दिस इज D। लेकिन आप निश्चित रूप से ये सोचेंगे कि मैंने एक दूसरी ये सेम 8 पोजीशंस क्यों बना रखी थी। अब देखिए, जब ये सारा क्वेश्चन कर लिया है, बीच में भी मैं इस चीज़ को आपके सामने ला सकता था, लेकिन मेरे ख्याल से अब सारा क्वेश्चन कर लिया है तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी। इसमें एक पॉइंट है, D और E के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो क्या हमारे पास D और E के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं? नो, D ये है, सो दिस इज D और दिस इज E। वेरी सिंपल, मैंने जो ग्राफिकली बनाया वो मैं आपको दिखाता हूँ तो और ज़्यादा क्लियर होगा। तो अगर आप यहाँ देखें, सो दिस इज D एंड दिस इज E, तो इनके बीच में सिर्फ 2 ही व्यक्ति हैं, तो ये वाली लाइन जो है ये लाइन फेल हो रही है। अब इसका क्या कारण हो सकता है? इसका जो कारण है सबसे बड़ा, जिसमें इस क्वेश्चन को मैंने शुरू में ही बोला था कि ये बहुत टफ क्वेश्चन है और इसमें आपको निश्चित रूप से समय लगेगा, और ये IBPS क्लर्क मेंस का एग्जाम के से लिया गया है। अब इसमें हमने गलती कहाँ की है? अब इसमें गलती हमने की है कि ये जो अंतिम छोर है ये हमने इस साइड लिया था, दिस साइड। इस बार हम इस साइड लेंगे, दिस वे। तो लेट अस स्टार्ट, शुरू करते हैं। ये प्रेजेंटेशन आपके लिए इसलिए आवश्यकता ताकि आप समझें कि क्वेश्चन कई बार कितने मिसलीडिंग और कितने टफ हो सकते हैं, लेकिन आपको अटेम्प्ट करने हैं क्योंकि सिलेक्शन एक एक नंबर पे डिपेंड कर जाता है अनेक बार, हम सब जानते हैं। तो चलिए फिर से शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। पिछली बार हमने इसे लेफ्ट एक्सट्रीम से लिया था, C यहाँ पे था
इस बार हम इसको राइट एक्सट्रीम से शुरू करेंगे यहाँ से। तो जब हम राइट एक्सट्रीम से शुरू करेंगे तो ऑब्वियसली सी यहाँ आएगा और ए सी के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, तो निश्चित रूप से सी इज फेसिंग दिस वे, क्योंकि अगर ये साउथ फेस करेगा तो इसके बाईं तरफ तीन सज्जन दिखेंगे ही नहीं। तो बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है ए, एक दो तीन, तो ए हमारे पास यहां हुआ। सो दिस इज ए, सिंपल। ए और बी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो बी को मैं इमीडिएटली यहां ले लेता हूं, क्योंकि अब मैं आपको इसको दोबारा नहीं समझा रहा हूं कि बी मैं यहां भी ले सकता हूं, क्योंकि इस चीज को मैं पहले समझा चुका हूं कि बी हम यहां पर इस पोजीशन पर नहीं ले सकते। ओके, तो बी हमने यहां ले लिया। अब डी और ई के बीच तीन व्यक्ति बैठे हैं, इसको हम देखेंगे जब फाइनल करेंगे। ई के बाएं उतने ही व्यक्ति बैठे हैं जितने एच के बाएं बैठे हुए हैं, तो इसको भी मैं पहले समझा चुका हूं, तो मेरे ख्याल से मैं इसको पुनः नहीं लूंगा। तो अगर हम यहां बात करें ई की, ई के बाएं उतने ही व्यक्ति बैठे हैं जितने एच के बाएं बैठे हैं, तो इसको हमने यहां समझा था इस जगह, मेरे ख्याल से आपको ध्यान होगा। और वही थ्योरी यहां भी लगेगी। एच का मुख उत्तर की ओर है, तो ये मेरे पास एच है, तो ऑब्वियसली एच का लेफ्ट इधर हुआ, तो इसमें एक दो तीन चार, और निश्चित रूप से ये ई हुआ, और ई की डायरेक्शन वही जस्ट रिपीटिंग जैसा पिछली बार हुआ था, इधर साउथ की ओर होगी। ओके, अब सी के निकटतम पड़ोसियों का मुख समान दिशा की ओर है, तो ऑब्वियसली यहां जो भी बैठेंगे उनका मुख इस तरफ होगा, ठीक है। ई का मुख ए के विपरीत दिशा में है, तो ई ये है, ए ये है, तो ए का मुख ऐसे हो गया निश्चित रूप से। जी का मुख उत्तर दिशा की ओर नहीं है, और जी के निकटतम पड़ोसियों का मुख विपरीत दिशा में है, इसका मतलब जी का मुख जो है वो साउथ में है। निश्चित रूप से फिर ये जी यहां बैठेगा, सो दिस इज जी, और जी की जो डायरेक्शन होगी वो साउथ फेसिंग होगी, क्योंकि लिखा हुआ है कि जी का मुख उत्तर दिशा की ओर नहीं है। ओके, अब अगली कंडीशन है जी एफ के बाईं ओर बैठा है, तो निश्चित रूप से एफ यहां है और फेसिंग नॉर्थ है, ये हम पहले ही देख चुके हैं, और ऑब्वियसली इसका लेफ्ट हैंड दिस वे, करेक्ट, तो ये स्टेटमेंट भी हो गया। अब इसके बाद जी के निकटतम पड़ोसियों का मुख विपरीत दिशा में है, तो जी के निकटतम पड़ोसी हैं बी और ए। नाउ ए इज नॉर्थ फेसिंग, तो बी इज डेफिनेटली साउथ फेसिंग, तभी विपरीत दिशा होंगी। लेकिन इसमें एक लाइन और भी है कि अंतिम छोर पर बैठे व्यक्तियों का मुख समान दिशा की ओर है, तो यहाँ पर जो भी बैठेंगे सज्जन उनका मुख भी इधर होगा, लेकिन बैठेंगे कौन, ए आ गए, ए बी सी, ओके, डी रह गए, सो दिस इज डी। सो दैट वे वी हैव कवर्ड ऑल द पर्सन्स। अब इसको ग्राफिक्स पे ले लेते हैं और उसके बाद फिर क्वेश्चंस करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन बी एंड ई, ऑब्वियसली 2। ओके, नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एच, एच, सो 1 2 3, सो डी इज द आंसर, ऑप्शन सी। निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित तरीके से समान है और इसलिए एक समूह बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन समूह से संबंधित नहीं है, एफ सी, एफ सी पड़ोसी हैं, सी एच पड़ोसी हैं, जी ए पड़ोसी हैं, डी सी पड़ोसी नहीं है, सो दिस इज द आंसर प्रोबेबली बिकॉज एच ई पड़ोसी हैं, सो ऑप्शन डी इज द आंसर। नेक्स्ट, हाउ मेनी पर्सन फेस साउथ डायरेक्शन, तो 1 2 3 4 4। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, एच सिट्स इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ ई, तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये साउथ फेसिंग है तो इसका लेफ्ट इधर होगा। ए सिट्स बिटवीन एच एंड सी, नो। डी सिट्स एट एन एक्सट्रीम एंड, बिल्कुल ठीक है। सी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, बिल्कुल ठीक है। नो वन सिट्स बिटवीन ए एंड जी, बिल्कुल ठीक है, सो ऑप्शन बी इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट, तो हमारा एक क्वेश्चन पूरा हुआ, पहला क्वेश्चन। ऑब्वियसली ये एक बहुत लंबा प्रश्न था और इसमें बहुत ज़्यादा ब्रेन स्टॉर्मिंग की जरूरत थी, इसलिए थी कि जिसमें पहली स्टेटमेंट के आधार पर, पहली स्टेटमेंट फिर से देख लेते हैं, जिसमें पहली स्टेटमेंट के आधार पर हमारे पास 2 परमुटेशन बन रहे थे।
ये निश्चित रूप से हमारे लिए ज़्यादा मेहनत का काम इसलिए हो गया क्योंकि हमने जो परमुटेशन लिया पहले उसमें जो परिणाम बने उसमें एक कंडीशन गलत हो गई, यानी ये कंडीशन डी और ई के बीच में तीन व्यक्ति बैठे हैं। लेकिन ऐसी गलतियों से ही आप सीखते हैं। और जहाँ तक मेरा सवाल है, जब मैंने इस क्वेश्चन को कराया तो मैंने जानबूझकर इस वाले परमुटेशन को, जिसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही थी, डी और ई के बीच में तीन व्यक्ति बैठे हैं, इसको मैंने पहले लिया था ताकि आपको हमेशा अंदाज़ा रहे कि इस तरह के क्वेश्चन कितने ट्रिकी होते हैं और इस तरह के क्वेश्चंस में आपको कितने ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स की ज़रूरत होती है। इसलिए भी ज़रूरी है कि इस क्वेश्चन में यानी इस पैरा में जो ये जो कंडीशन दी हुई इसमें 5 क्वेश्चन बेस थे और 5 क्वेश्चन निश्चित रूप से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत 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 ज़्यादा मायने रखते हैं, न सिर्फ रिजल्ट में बल्कि आपकी मेरिट बनाने में और आपको मनचाही पोस्टिंग देने में। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल से ये थोड़ा बड़ा ज़रूर था। आपको हो सकता है कि ऐसा लगा हो कि मैंने अनावश्यक इसको समझाया पहले वाले पार्ट को जिसमें गलती थी, लेकिन वो आपको निश्चित रूप से समझाना आवश्यक था आपकी परीक्षा के में आप सफल हों, इसको मद्देनज़र रखते हुए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है ये। पहला स्टेटमेंट है ओनली ए फ्यू पेंट इज कलर, कि केवल कुछ पेंट जो है वो कलर है। तो अगर मेरे पास ये पेंट है तो कुछ पेंट जो है वो कलर है। ओके, नो कलर इज फैब्रिक, तो फैब्रिक अलग है बिल्कुल। और कुछ फैब्रिक एनेमल है। तो अब इसमें से कौन सा निष्कर्ष सही है? सम फैब्रिक इज पेंट, इम्पॉसिबल, नो रिलेशन। ऑल पेंट कैन बी फैब्रिक, कोई रिलेशन नहीं है। कुछ इनेबल कलर हो सकते हैं, कोई रिलेशन नहीं है। कुछ पेंट इनेबल हैं, कोई रिलेशन नहीं है। ऑल कलर्स कैन बी पेंट, सभी कलर पेंट हो सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये जो बना है ये इस तरह से भी बन सकता है। दिस इज पेंट एंड दिस इज कलर, करेक्ट। सो ऑल कलर कैन बी पेंट, ई ऑप्शन इज द आंसर। नेक्स्ट, ओनली ए फ्यू ब्रश इज नेल, so this is brush, this is nail. only a few home is buyer, but some buyer is nail, तो ये buyer हो गए। only a few home is buyer, ये home हो गया। तो पहला ऑप्शन तो आउटराइटली गलत है, इट इज इन कंट्राडिक्शन ऑफ दिस स्टेटमेंट। ओके, नाउ सम नेल इज नॉट होम, सम नेल इज नॉट होम, तो ये भी हो सकता है बशर्ते ये होम वाला हम इस तरह से बनाते हैं तो निश्चित रूप से ये हो जाएगा। ओके, तो सम नेल होम हो सकते हैं, तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत है। ऑल ब्रश इज बायर, तो ये तो संभव नहीं है क्योंकि यहाँ ओनली ए फ्यू ब्रश की बात हो गई। ध्यान रखिए, ए फ्यू इज ऑलवेज काउंटेबल और सम अनकाउंटेबल है। ओके, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। सम ब्रश इज नॉट नेल, तो चूंकि इफ यू मतलब काउंटेबल, सिर्फ काउंटेबल ब्रश ही नेल है, इसका मतलब ये है कि सम अनकाउंटेबल ब्रश जो है वो नेल नहीं है, तो प्राइमरीली ये ठीक लग रहा है। ई और देख लेते हैं, ऑल होम कैन बी बायर, नो नो, बिकॉज ओनली ए फ्यू होम इज बायर, ओनली ए फ्यू की बात की गई है, तो ऑल होम कैन बी बायर ये गलत है। सो द आंसर इज डी। नेक्स्ट लेते हैं। तो डायरेक्शन दी हुई है क्वेश्चन नंबर 8 से लेके 10 3 क्वेश्चंस के लिए, और ये निश्चित रूप से टफ क्वेश्चन है थोड़ा, क्योंकि इसमें 4 कंडीशंस दी हुई हैं और इन 4 कंडीशन पे बेस करके हमको 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और 4 कंडीशन आपको बहुत ध्यान से पढ़नी होंगी। एक्चुअली इस क्वेश्चन में सिंबल्स, अल्फाबेट और डिजिट से, यानी कि 5 का सेट है ये, तो 5 डिफरेंट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के हमको सेट दिए गए हैं 5-5 के, और हमें उनको उनके कोड चेंज करने हैं एज पर दिस फॉर्मूला, एज पर दिस फॉर्मूला एंड एज पर दीज 4 कंडीशंस। तो कंडीशंस देखते हैं पहले। यदि पहला तत्व सम संख्या है और अंतिम तत्व प्रतीक है तो दोनों के कोड आपस में बदल दिए जाते हैं। तो ये भी ध्यान रखिए कि ईच केस में, इन तीनों क्वेश्चन में, या तो कोई भी कंडीशन नहीं या एक से ज्यादा कंडीशंस फॉलो की जा सकती है। तो पहली कंडीशन आपको क्लियर हो गई है। दूसरी कंडीशन है कि यदि किसी स्वर के पहले
यानी वॉवल के पहले अगर कोई ऑड नंबर आ जाता है तो उसके जो कूट हैं, जो कोड्स हैं, वो विषम संख्या के कूट होंगे, यानी ऑड नंबर के कूट होंगे। तीसरा है कि यदि पहला तत्व ऑड संख्या है, विषम संख्या है और अंतिम कॉन्सोनेंट है या व्यंजन है, तो उनके कोड पहले तत्व के कोड होंगे, यानी कि दोनों के जो कोड होंगे वो पहले तत्व के कोड होंगे, यानी विषम संख्या के कोड होंगे। और चौथा है कि यदि किसी व्यंजन कॉन्सोनेंट के बाद कोई प्रतीक आता है तो उसका जो कूट है वही प्रतीक का कूट होगा, यानी व्यंजन का कूट। तो चलिए पहला यानी 8वां क्वेश्चन लेते हैं। अब इसमें पहली संख्या इवन है, सम है, तो इसमें ये लगेगा यदि पहला तत्व सम संख्या है और अंतिम तत्व प्रतीक है, तो अंतिम तत्व प्रतीक है, हैश है, तो ये लगेगा। तो दोनों के कोड आपस में बदल दिए जाते हैं। 2 का कोड 27AU हैश, तो दोनों के कोड बदल दिए जाते हैं। तो 2 का कोड है F, तो F तो इधर आ जाएगा, और हैश का कोड है N, N इधर आ जाएगा। एक पॉइंट तो ये हुआ। इसके पश्चात यदि किसी स्वर के पहले विषम संख्या आती है, तो स्वर ए है, इसके पीछे विषम संख्या यानी 7 आ रही है, तो ये भी लगेगा, इसमें सेकंड पॉइंट भी लगेगा। तो उनके कूट विषम संख्या के कूट होंगे। विषम संख्या का कूट है एट द रेट, तो ये भी एट द रेट और ये भी एट द रेट, और यू का कोड होगा स्टार। तीसरी कंडीशन तो इसमें लगेगी नहीं, पहला तत्व विषम संख्या है। और चौथा, यदि किसी व्यंजन के बाद चिन्ह आता है तो ये भी नहीं लगेगा, क्योंकि यू व्यंजन नहीं है। तो इसका आंसर हुआ एन एट द रेट स्टार एफ, तो इसका आंसर हुआ बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें पहली संख्या विषम संख्या है, तो पहला तत्व विषम संख्या है और अंतिम तत्व व्यंजन है। नहीं, इसमें व्यंजन नहीं है, इसमें स्वर है यानी वोवेल है, तो इसमें थर्ड कंडीशन तो नहीं लगेगी। फर्स्ट भी नहीं लगेगी यदि पहला तत्व सम। यदि किसी स्वर के पहले विषम संख्या आती है, तो स्वर के पहले विषम संख्या, स्वर के पहले विषम संख्या भी इसमें नहीं आ रही है, तो ये भी नहीं लगेगा। अब हम आते हैं चौथे पर। यदि किसी व्यंजन के बाद चिन्ह आता है, तो व्यंजन के बाद, तो इसमें व्यंजन के बाद कोई चिन्ह नहीं आ रहा, क्योंकि यू व्यंजन नहीं है, यू तो वोवेल है यानी स्वर है। ओके, तो इसमें कोई कंडीशन नहीं लग रही। तो इसमें हम सीधे सीधे इसके वैल्यू उतार देंगे, कोड्स उतार देंगे। तो 7 का है एट द रेट, वी का है 1, और यू का है स्टार, और एंड का है एच, और ए का है डॉलर। सो दिस इज एट द रेट, सो ए इज द आंसर, सिंपल। एंड लास्ट यानी 10th क्वेश्चन है दिस वन 70 एट द रेट। तो 7 पहला तत्व विषम संख्या है और अंतिम व्यंजन है, तो बिल्कुल ठीक है। तो उनके कोड पहले तत्व के कोड होंगे, यानी कि ये मैं लिख देता हूं 7T एट द रेट 2V। तो व्यंजन के कोड होंगे, पहले तत्व के कोड होंगे। तो पहला तत्व है विषम, तो 7, पहला तत्व है 7, तो 7 का कोड होगा एट द रेट, तो दोनों के कोड हो गए एट द रेट। ओके, और यदि किसी व्यंजन के बाद चिन्ह आता है, तो व्यंजन के बाद चिन्ह आ रहा है, टी के बाद एट द रेट आ रहा है, तो ये चौथा भी लगेगा इसमें। तो उनका कूट ही प्रतीक का कूट होगा। तो प्रतीक है एट द एंड, इसका है एच, तो इसलिए ये भी एच, ये भी एच, और 2 का बनेगा एफ। सो द आंसर इज सी। ओके, तो थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स वॉचिंग दिस वीडियो। और अगली क्लास हम करेंगे इंग्लिश पर, और आपके 4 या 5 क्वेश्चंस और बच गए हैं अभी, जो आपके द्वारा मुझसे पूछे गए थे कमेंट बॉक्स में, तो उनको लेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, जो कि कल मैं कोशिश करता हूँ मंडे को। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।